इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रगतिवाद आखिरकार है क्या, इसकी क्या विशेषता है और भी इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं सब कुछ। क्योंकि जो लेख मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसे स्वयं नामवर सिंह ने लिखा है, तो आप लोग समझ सकते हैं काफी अच्छे से इस विषय के ऊपर उन्होंने बात करी होगी। जब छायावाद का समय चल रहा था उसी टाइम पर 1930 के आसपास जो समाज था उसके अंदर एक नई चेतना देखने को हमें मिल रही थी, कुछ बदलाव वहां पर आ रहा था। और वो जो नवीन सामाजिक चेतना थी उससे संबंधित जो साहित्य रचे गए उसी से 1936 में प्रगतिशील या फिर कह सकते हैं प्रगतिवाद का जन्म होता है। ये जो चेतना हमें देखने को मिली थी ये 1930 से ही देखने को मिल गई थी, पर 1936 तक आते आते इसने जो एक अपना स्वरूप पाया उस स्वरूप को कहते हैं प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिवाद। और ये प्रगतिवाद क्या है, इसकी क्या विशेषता है, आगे हम इसी को जानेंगे। सुमित्रानंदन पंत भी इस बारे में बताते हैं कि छायावाद का युगांत हो चुका है और प्रगतिवाद को युगवाणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जो प्रगतिवाद है अब वो युग की वाणी है, छायावाद जो है उसका अंत हो चुका है। ये बात वो घोषणा कर देते हैं कि आने वाला जो समय प्रगतिवाद का है। तो एक अंतर नामवर सिंह जी अपने लेख में इन दोनों के बीच में बताते हैं कि छायावाद के अंदर आप देखेंगे, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें क्या है, जो केंद्र में था सबसे ज्यादा वो कविता का क्षेत्र था। तो एक तरीके से छायावाद के अंदर कविता का क्षेत्र केवल कविता का क्षेत्र था, बल्कि प्रगतिवाद में आप लोग देखेंगे तो प्रगतिवाद के अंदर न केवल कविता का क्षेत्र बल्कि वो काफी व्यापक उसका क्षेत्र है, केवल कविता तक वो सीमित नहीं है, वो काफी व्यापक फैला पड़ा है। और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो जितना गद्य साहित्य हमको प्रगतिवाद के अंदर देखने को मिलता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा गद्य साहित्य प्रगतिवाद के अंदर ही हमें मिला है। तो प्रगतिवाद की जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा विस्तृत है अगर हम इसे छायावाद से कंपेयर करेंगे। तो जैसे जैसे ये प्रगतिवाद हम लोगों के सामने आया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध करना भी चालू कर दिया। और उन्होंने क्या कह करके इसका विरोध किया था, तो वो बताते हैं कि ये जो प्रगतिवाद है ये अभारतीय है और ऊपर से ये विदेश से आई हुई विचारधारा पर आधारित है, यानी कि मार्क्सवाद से। तो इसलिए वो कह रहे थे कि इस पे इतना जोर देना, इस पे ध्यान देना एक तरीके से सही नहीं है क्योंकि ये बाहर की विचारधारा। परंतु नामवर सिंह जी इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि यदि अगर ये बाहर से आई हुई विचारधारा होती, यानी कि मार्क्सवाद का ही अगर ये आया हुआ दूसरा रूप है भारत के अंदर, तो ये 19वीं शताब्दी के आसपास भारत में आना चाहिए था। क्योंकि 19वीं शताब्दी के आसपास मार्क्स की जो विचारधारा थी व्यापक रूप से सबको प्रभावित कर रही थी। परंतु उस टाइम पर हम देखेंगे कि भारत में ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जबकि 20वीं शताब्दी के अंदर यानी 1936 के आसपास जब भारत में उस प्रकार की परिस्थिति, उस प्रकार की वातावरण जब तैयार हो गए जहां पर मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी उसको एक तरीके से पलने और बढ़ने का जो मौका था वो मिल पाता, तब जाकर के मार्क्सवाद यहाँ पर आया, जो कि 1936 में हम बात कर रहे हैं उसकी। तो इसलिए नामवर सिंह कहते हैं कि जो प्रगतिवाद है जो हिंदी में आया वो अपने समय में आया, यानी कि अपने टाइम पर ही आया। जब लहर फैली हुई थी हर जगह पर उस टाइम पर ये नहीं आया था, वरना उसी टाइम पे आता जिस टाइम पे सब प्रभावित हो रहे थे। परंतु ये आया जब भारत इसके लिए तैयार हो गया था, तब जाकर के ये विचारधारा यहाँ पर आई। अब हम कुछ इसके 3-4 पॉइंट देखेंगे जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कीवर्ड्स है, जब भी प्रगतिवाद आएगा आप इस कीवर्ड्स को याद रख सकते हैं, इससे आपको प्रगतिवाद को डिकोड करने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। सबसे पहला जो है किसान और मजदूर। प्रगतिवाद का जो साहित्य है उसके अंदर किसान और मजदूर को विशेष रूप से केंद्र में रखा जाता है। और दूसरी चीज वो है वास्तविकता। ये लोग कल्पना पे अपना साहित्य नहीं रचते, कल्पनाओं को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते। इनका जो महत्व है वो वास्तविकता है, जो ये लोग देखते हैं वही ये लोग लिखते हैं। कल्पना जैसा कि हम छायावाद में देखते थे वहां पर, और रहस्यवाद में भी देखते थे कि वो जो चीज दिखती है, जो चीज भौतिक जगत में आसपास है, वो लोग उसको ना लिख करके जो उनकी कल्पना है, जो उन्हें लगता है जैसा, उन सब चीजों को लिखते थे। परंतु ये लोग किसको लिखते हैं? वास्तविकता को, जो इनकी आंखों से इन्हें दिख रहा है। कोई कल्पना लोक में नहीं जा करके लिखते। और तीसरी विशेषता यहाँ पर सामाजिकता है। जिस प्रकार से छायावाद के अंदर एक व्यक्ति केंद्र में था, उसके विचार केंद्र में थे, इधर प्रगतिवाद के अंदर हमें सामाजिकता केंद्र में देखने को मिलती है। वो जो समाज को रिप्रेजेंट करती है प्रगतिवाद, जहां पर बहुत सारे लोग हो और उनकी जो हित है उससे संबंधित बात करती है, बजाय एक इंडिविजुअल व्यक्ति के। तो केवल एक व्यक्ति की बात वो नहीं करता। तो ये 3 कुछ की पॉइंट्स हैं, और आगे भी मैं जो बात बताऊंगा वो इन्हीं से संबंधित ही आपको लगेगी। तो अब अगला जो पॉइंट हम लोग जानने वाले हैं वो ये है कि जब छायावाद आया तो उसका
निर्माण कैसे हुआ, उसके मूल में क्या था, तो उसके मूल में था सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ठीक इसी प्रकार से जब प्रगतिवाद जो पैदा हो रहा था वो कैसे पैदा हुआ, प्रगतिवाद आखिरकार आया कैसे, उसके मूल में क्या चीज थी, तो उसके मूल में नामवर सिंह जी बताते हैं वो थी राजनीतिक जागरण। जब जो सामान्य जन था वो क्या है, जब राजनीति के बारे में उसने जानने लगा, यानी कि राजनीति सामान्य जीवन में प्रवेश कर चुका था, जो आम जनता है, नॉर्मल लोग, वो लोग भी राजनीति समझने लग गए, उनके जीवन में प्रवेश कर गई, तब जाकर के ये जो प्रगतिवाद है ये अस्तित्व में आता है। तो इसके केंद्र में क्या है, राजनीति है। तो प्रगतिवाद के साथ राजनीति आती है, ये जुड़े हुए तत्व है। इसके बाद नामवर जी लेख में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये जो साहित्य लिखा जा रहा है आखिरकार ये किसके लिए लिखा जाए। और ये जानने से पहले हम देख लेते हैं पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था वो किसके लिए लिखा जा रहा था। छायावाद में आपने देखा था कि वहां पर जो साहित्य लिखा जा रहा था वो केवल अपने एक इंडिविजुअल व्यक्ति को केंद्र में रख करके लिखा जा रहा था, जो उसे लगता है सही या अपने जो दुख है, अपनी जो पीड़ा है उसे व्यक्त करता था। रहस्यवाद वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा, वहां पर भी वो क्या उन्हीं चीजों को बताते हैं जो उन्हें महसूस होती है, उन्हीं से संबंधित है, एक व्यक्ति से संबंधित है। जबकि ये जो प्रगतिवाद है वो क्या करते हैं, वो समाज को केंद्र में रखते हैं। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वो कहते हैं किसान और मजदूरों को विशेष रूप से वो लोग केंद्र में रखते हैं। तो ये एक कॉमन सा डिफरेंस है। और वो जो साहित्य लिखते हैं ये समाज के लिए साहित्य लिखते हैं, और आगे बढ़ के बोलोगे तो किसान और मजदूरों के लिए। पर इसी बात की आलोचना आगे जी करते हैं। वो कहते हैं कि समाज के अंदर केवल किसान और मजदूर ही दुखी नहीं है, निम्न मध्यम वर्ग भी है जो काफी ज्यादा पीड़ित है, और भी लोग इस समाज में जो पीड़ित हैं। तो इसलिए जो साहित्य है उसके अंदर सबके लिए जगह होनी चाहिए, साहित्य सबके लिए लिखा जाना चाहिए, किसी विशेष एक दो लोगों या वर्ग के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये इनकी आपस में दो बातें थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद नामवर सिंह कहते हैं कि पंत जी का छायावाद को छोड़ करके प्रगतिवाद में आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कि कोई भी लेखक अपनी जो विचारधारा थी उसको बदल करके जो नवीन समाज में नया चल रहा है उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, ये अपने आप में एक सराहनीय बात है। तो पंत जी की वो यहाँ पर प्रशंसा करते हुए हमें दिखते हैं। और इसके बाद वो निराला के बारे में भी कहते हैं कि निराला की जो प्रगतिशीलता है उसकी ओर भी लोगों का जो ध्यान है वो बहुत कम जाता है। वो बताते हैं कि निराला की जो कविताएं हैं, जो व्यक्तिक कविताएं भी है, उसके अंदर भी इतना सामर्थ्य है कि वो एक व्यक्ति होते हुए भी समाज के काफी ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। तो और इन दोनों को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि निराला की जो रचनाएं हैं वो काफी प्रभावशाली है अगर आप इसे पंत जी से कंपेयर करेंगे तो। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है प्रगतिवाद के क्षेत्र में, जिससे इसको बहुत ही ज्यादा जो इसका साहित्य था फला फूला, और उसके बाद जो प्रगतिवाद था और भी सुदृढ़ हो सका। वो होता है प्रेमचंद जी के हंस पत्रिका के द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो एक पत्रिका निकाली जाती थी, नया साहित्य। तो ये हंस पत्रिका और नया साहित्य, इन दोनों ने मिलकर के जो प्रगतिशील साहित्य था उसको बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से छापा। यहाँ पर जो मैं प्रगतिशील शब्द यूज कर रहा हूँ और प्रगतिवाद, आप इनको एक ही मान के चलिए। तो इन दोनों पत्रिकाओं की वजह से काफी ज्यादा जो साहित्य था प्रगतिशील से या प्रगतिवाद से रिलेटेड आने लगा। और इससे क्या हुआ कि एक जागरण आया, लोग जागृत हुए, इस ओर भी उन लोगों का ध्यान गया कि समाज से जो संबंधित चीजें हैं उसे भी साहित्य में लिखा जा सकता है। और इससे जो लोग कवि थे वो ऊपर उठ करके हमारे सामने आते, जो सामान्य भूमि के जो लोग थे वो आते हैं साहित्य के अंदर, वो और अपनी नई भावना लेकर के आते हैं, और वो कवि भी आते हैं वहां से और लेखक भी आते हैं। तो इस प्रकार की जो नवीन कविताएं और लेख है हम लोगों के सामने आने लगते हैं इन्हीं की बदौलत। और ऐसे कौन कौन से कवि या लेखक हैं जो लोग कवि से ऊपर उठ करके आए, उनका नाम वो गिनवाते हैं। राहुल संस्कृत्यान, यशपाल, रामविलास शर्मा, राम वृक्ष बेनपुरी, त्रिलोचन, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, केदारनाथ सिंह, ऐसे और भी कई सारे नाम हैं जो कि ये अपने लेख में गिनवाते हैं, जिसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर मैंने पूरा लेख दे रखा है, और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। आप केवल उसे भी पढ़ लेंगे तो ये वाला जितना मैंने कराया है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जिसे बिल्कुल अच्छे से जानना हो, नामवर जी के ही शब्दों में प्रगतिवाद को बिल्कुल अच्छे से समझना हो, तो वो उस लेख को पूरा पढ़ सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जब लोग साहित्य लिख रहे थे पत्रिकाओं में और इतने सारे जो लेखक आए, तो इसके बाद 15 से 20 वर्ष तक ये जब इसी तरीके से चलता रहा तो जो प्रगतिवाद था
वो एक निश्चित स्वरूप स्थापित कर लेता है। अब उसके अंदर अच्छा खासा साहित्य है, अच्छे खासे लेखक हैं और एक जो स्वरूप है उसका आ गया है, जो कि कोई चीज है, कोई रचना है। जैसे मान लो ये कोई घर है, शुरुआत में केवल उसके 4 पिलर खड़े थे और एक ऊपर से छत डाल दी थी, बस इतना ही था। परंतु कुछ समय बाद उन्होंने इसको बहुत अच्छे से, इसके ऊपर और भी चीजें बना ली, मंजिलें, इसको अच्छे से पेंट करा लिया, दीवारों पे अच्छी अच्छी डिजाइनें बना ली और भी कई सजावटों के जो सामान थे वो लगा दिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से एक कमरा पहले एकदम नॉर्मल सा था, उसको बिल्कुल अच्छे से फल फूल गया, अच्छे से एकदम बना दिया। ठीक उसी प्रकार से जो प्रगतिवाद था उसका भी एक निश्चित स्वरूप था, बिल्कुल तैयार हो गया था इन 15 से 20 वर्षों में। और ये एक विराट जनवादी अभियान के रूप में हम लोगों के सामने आता है। और जो लोग इसके विरुद्ध गए वो पीछे छूट रहे थे और जो इसके साथ गया वो काफी दूर तक आगे बढ़ा। एक तरीके से ये एक प्रगतिवाद की बहुत ही तगड़ी लहर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, वो है प्रकृति। तो प्रकृति का जो स्वरूप है प्रगतिवाद के अंदर कैसे आया और पहले जो इससे पहले का जो वाद चल रहे थे उनसे कैसे भिन्न रूप है प्रकृति का इसमें आना। तो कुछ इस प्रकार से है कि छायावाद में अगर आप लोग देखेंगे कि प्रकृति का वर्णन तो वहां भी आता है, पर वहां पर प्रकृति का वर्णन में क्या मिलेंगे, आपको बादल मिलते हैं। परंतु जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बादल की जगह आपको खेत दिखाए जाएंगे। इनकी कविताओं में, रचनाओं में आपको खेतों की बात होगी, ग्राम की बात होगी, गाँव की बात होगी। तो ये जो ग्राम है इसे केंद्र में रखा जाता है। तो यहाँ पर वो ग्राम के लोगों की बात करेंगे, उनकी मेहनत की बात होती है, वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं उसकी बात होगी, उनके कष्टों का, वो कैसे पहनते हैं कपड़े, सब चीज़ जितना भी जो केंद्र में जो चीज़ें रहेंगी वो इन्हीं से रिलेटेड है। इनका कैसे शोषण होता है, सब चीज़, इनकी खुशी से लेकर के शोषण तक की कहानी सभी वो इसके अंदर बताते हैं। और इनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं, इनके व्यापार हैं, वो भी आप लोगों को इनके अंदर दिखेगा। तो ग्राम में जीवन जो है इनके केंद्र में रहा है और इसी से जुड़ करके वो प्रकृति का वर्णन करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रगतिवाद के अंदर जो सबसे केंद्र में रहती है चीज वो है सामाजिक यथार्थ दृष्टि। पहली चीज मैंने आपको बताया ही था कि समाज तो इनके केंद्र में रहता ही है, दूसरा है यथार्थ, जिसे आप वास्तविकता से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जो समाज का यथार्थ है, उसकी वास्तविकता है, उसी को ये लोग अपने साहित्य में दिखाते हैं। उसे छुपाते नहीं है, उसका कोई एक आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं करते, जैसा है वैसा दिखाएंगे। कुरूप है तो कुरूप ही दिखाएंगे, सुंदर है तो सुंदर ही दिखाएंगे। पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ज्यादातर समय पे ये समाज की जो बुरी स्थिति है उसी को दिखाते हैं, क्योंकि वास्तविकता में समाज इतना बुरा है भी। दूसरी ओर प्रकृति से रिलेटेड एक और बात है, वो है कि ये जब प्रकृति का चित्रण करते हैं वो एक स्वस्थ सामाजिक मानसिकता के साथ करते हैं। जबकि प्रयोगवाद में अगर आप देखेंगे, इससे अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा प्रयोगवाद पे ही आएगा, तो वो जो व्यक्ति हैं प्रयोगवाद वाले वो क्या करते हैं, अपने पे एक तो केंद्रित रहते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और कुंठित मन के साथ वो जो उनकी व्यक्तित्वता है वो प्रस्तुत करते नजर आते हैं। उनकी जो दमित इच्छाएं हैं वही आपको कविताओं के अंदर दिखेगी। वहां पर आपको जो समाज है वो बिल्कुल छूटा हुआ नजर आएगा। समाज की बात नहीं करते, अपने दुख दर्द की अपनी जो चीजें हैं वही बताते हैं। तो इससे प्रगतिवाद अपने आप को अलग करता हुआ नजर आता है और एक स्वस्थ सामाजिक जीवन वो दिखाता है कि वो कुंठित नहीं है। उनके पास जो भी वो लिख रहे हैं एक तरीके से कुंठा रहित है, इसलिए वो बताते हैं कि ये एक स्वस्थ सामाजिक अभिव्यक्ति अपने साहित्य में करता है। अगली बात जो हमें जाननी है वो प्रेम से संबंधित है कि इनके साहित्य में जो प्रेम का वर्णन आता है वो किस प्रकार का है। इसमें आप पाएंगे कि प्रगतिवाद के अंदर जो प्रेम का जो स्वरूप है वो एक स्वच्छंद प्रेम है और संयमित है, ऊपर से स्वस्थ मनोवृत्ति की है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो ये प्रेम है ये व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, उसको सामाजिक बनाता है। तो उनकी जो सामाजिक भावना है ये उसको बल देता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, कि जो तुम्हारा प्यार है मुझे जगत का प्रेमी बना रहा है। जबकि रियलिटी में या फिर दूसरी जगहों पर क्या होता है कि जब व्यक्ति को किसी से प्रेम होता है तो जो सामाजिकता होती है, बाकी लोग होते हैं, वो एक तरीके से गायब हो जाते हैं। उसके लिए केवल उसकी जो जिससे उसे प्रेम हुआ है केवल वो रह जाता है। परंतु प्रगतिशील का जो साहित्य है वहां पर ऐसा आप देखने पे नहीं पाएंगे। वहां का जो प्रेम है उसको सामाजिक बना देता है और बिल्कुल उल्टा छायावाद से एकदम अलग ही आप देखेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इनका प्रेम भी सामाजिक भावना को बल देता है।
और इस प्रकार के प्रेम से वास्तविक देश प्रेम की जो भावना है उसका उदय होता है। ये कैसे कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता यानी जहाँ पर वो ग्राम जीवन के बारे में बता रहे हैं और गांव के लोग हैं, अपनी भूमि है, अपने लोग हैं, अपनी जमीन है, इन सब चीज़ों का ही तो वर्णन करते हैं वो लोग किसी अपने देश से बाहर की चीज़ों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि बाकी में आप पाएंगे कि वो लोग क्या है जो पाश्चात्य में लिखा जा रहा है वहाँ की चीज़ों को लिख रहे हैं। तो कहते हैं कि इस मामले में जो प्रगतिवाद है वो ज़्यादा देश प्रेमी है और वास्तविक देश प्रेमी है, जहाँ पर वो अपने देश की स्थिति के बारे में बात करते हैं, अपने देश के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये वास्तविक देश प्रेम है। इसके बाद एक लास्ट और अंतिम पॉइंट है जो कि है ऐतिहासिक समीक्षा। प्रगतिवाद साहित्य के अंदर जितनी भी रचनाओं की वो लोग समीक्षा करते हैं वो एक ऐतिहासिक पद्धति के साथ होती है। और ये ऐतिहासिक पद्धति क्या है, इसे आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अंदर देखा होगा। इस पद्धति की जो शुरुआत है उन्हीं से होती है। इसके अंदर किया क्या जाता है कि कोई चीज़ है, ये वाली मानो ये वो चीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पर पहुँचने से पहले किन किन रूपों से गुजर करके यहाँ तक पहुँचा है, इससे पहले इसका क्या स्वरूप था, इसका पूरा इतिहास आखिरकार है क्या, ये अस्तित्व में आया कैसे। अचानक से तो इसका जन्म ऐसे हो नहीं गया होगा। जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो इसका जो स्वरूप था, जैसे ये मैग्नेटिक बोर्ड है, इसके अंदर कोई मैग्नेट लगा वो चिपक जाएगा। इससे थोड़ा पहले जाएंगे तो बोर्ड क्या है, मैग्नेटिक नहीं थे। इससे और पहले जाएंगे तो व्हाइट जो बोर्ड थे वो व्हाइट ना होकर के ब्लैक होते थे और उस पर चौक से लिखा जाता था। और इससे भी पीछे जाएंगे तो शायद हम लोग दीवारों पे आ जाए, कोयले से दीवारों पे चीज़ें बना रहे हो। तो ये जो रेवोल्यूशन है, जो चेंज होता हुआ आ रहा है, इसी को कहते हैं ऐतिहासिक समीक्षा। जहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है, एक तरीके से ये जो बोर्ड एक प्रोडक्ट ही है। अब इसकी जगह आप एक साहित्यिक रचना को रख लीजिए। मान लीजिए ये साहित्यिक रचना है, मेरे जो हाथ में इन्हीं की किताब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां बाय नामवर सिंह। तो ये किताब लिखने से पहले जिस विषय पे इन पे बात हो रही है उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ बातें हुई होगी। तो वो उन सभी को जा करके देखेंगे और उनके जो बदलते स्वरूप है, ये जो यात्रा है यहाँ तक पहुँचने की, बीच में कई सारे बदलाव आए होंगे, कई सारे परिवर्तन हुए होंगे। उन सभी परिवर्तनों को देखना, जानना, समझना, इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं किसी भी साहित्य की रचना की। इसी को कहते हैं ऐतिहासिक समीक्षा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी। तो ये था प्रगतिवाद। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट लगता है तो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे उसे आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ मिल जाएंगी। तो आप में से जो लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं वो जा करके डिस्क्रिप्शन में जाए, इस PDF को ओपन करें और पढ़ ले। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा क्योंकि सारी बातें यहाँ पर लगभग हो गई है। और इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प करी हो प्रगतिवाद को थोड़ा बहुत समझने में तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उसे भी ये सब समझ में आ जाए। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। यहाँ पर मैं इसी प्रकार के जो कठिन टॉपिक्स होते हैं उसको आसान भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपका जुड़ाव हिंदी साहित्य से है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत काम आने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।